इवनिंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज जो है हम बीएससी फाइनल ईयर का जो पेपर है, पेपर सेकंड, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, और थोड़े से मैंने एमसीक्यू डिक्टेट किए आप लोगों के लिए, वो सब हम यहाँ डिक्टेट करेंगे। पहला पेपर जो था आपका क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत अच्छे रिव्यूज बच्चों के आए। जो मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने लेक्चर डिलीवर किया था, बच्चे बहुत हैप्पी थे। और मैंने भी एनालाइज किया तो 90% पेपर जो है मेरा जो वीडियो था उससे आया है पूरा। एज इट इज क्वेश्चन भी पूरे एज इट इज वही आए थे। तो काफ़ी अच्छा जो है बच्चों का रिस्पॉन्स रहा, बच्चे बड़े खुश थे। अभी भी व्हाट्सएप से मुझे जो है बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, पर्सनल नंबर से सब सेपरेटली मैसेज कर रहे हैं छात्र छात्राएं कि सर प्लीज़ आप सेकंड पेपर के लिए भी वीडियो बना दीजिए। हालांकि मैं इस हालत में नहीं हूँ कि वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि आप जानते हैं अभी कुछ छात्र अभी 6 बजे भी कॉलेज में मिले थे, अनिकेत काला और निखिल वगैरह। उन्होंने देखा लगातार 3 ड्यूटी लग रही है सुबह से 6:30 से 10, फिर 10:30 से 2, फिर 2:30 से 6। अब पूरा दिन मेरा कॉलेज में लग जा रहा है। तो आप खुद बताइए कि मैं वीडियो कब बनाऊँ। लेकिन आप लोगों का ये प्यार है, समर्पण है मेरे प्रति, तो इसलिए मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। और फिर मैंने अब दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 बजे और मैं लगा हूँ यहाँ पे। थोड़ी सी दिक्कत ये भी आ जाती है कि कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, आई हैव नो स्टैंड। तो किसी को ढूंढना पड़ता है कि आ जाओ जरा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कि बना दो जरा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे साथ लड़की जो जिन्होंने कैमरा पकड़ा, कैमरामैन शिवानी, उनका भी इसमें सहयोग रहा है वीडियो बनाने में। तो समय ना खराब करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आपका जो पेपर पैटर्न है आपको सभी को पता है। पहले आपको 16 एमसीक्यू मिलेंगे, उसके बाद आपका सेक्शन बी होता है, उसमें आपको 7 जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको कंपलसरी है और आपको उसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें कि आपको 8 क्वेश्चंस है, 8 में से 5 करने हैं और 3 आप कोई से भी जो आपको नहीं आ रहे हो आप उसे लीव कर सकते हैं। अब आते हैं कंटेंट पे। तो शॉर्ट आंसर जो है मैंने आपके लिए टोटल 20 शॉर्ट आंसर मैंने आपके लिए डिक्टेट किए हैं पूरे मॉडर्न फिजिक्स में से। उस 20 में से आपको पूरे 20 पढ़ के जाना है, और उसी 20 में से मैं गारंटी देता हूं कि 80% क्वेश्चन जो है यहीं से आने वाले हैं। तो 20 पढ़ के जाओ और उसमें से 7 क्वेश्चन एग्जाम में करके आओ। उसी में से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन क्या है, शॉर्ट आंसर है। और आपको पता है कि पैटर्न क्या है एग्जाम का। पैटर्न वो कहता है कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन है मात्र 4 या मैक्सिमम 5 लाइन में लिखो। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन बताने की बोर मैग्नेट्रॉन क्या है, उसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है, उसकी फिगर पे नहीं जाना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर एलएस एंड जेजे कपलिंग। एलएस कपलिंग क्या होती है और जेजे कपलिंग क्या होती है, इसको बताना है। पहले एलएस कपलिंग बता दो और फिर जेजे कपलिंग बता दो, हल्का से एक फॉर्मूला लिख दो, 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका। इससे ज्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी कोफिशिएंट। आइंस्टाइन के 2 कोफिशिएंट है आपकी लास्ट यूनिट में, एक है आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए, दूसरा आइंस्टाइन कोफिशिएंट बी। इन दोनों में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होती है, वो रिलेशन आपने डायरेक्ट लिखनी है। वहां पे आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे, इससे ज्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना है। और जो वहां कांस्टेंट वगैरह होंगे उसको थोड़ा सा क्या करना है, आपने एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है किस फोर्स से बंधे होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से जो भरे रहते हैं उसमें कौन सी एनर्जी लगती है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग मींस होता है बांध के रखना। उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर कौन बांध के रखता है, ये बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है एटॉमिक न्यूक्लियस की। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, मात्र 3 या 4 लाइन मैक्सिमम लिखनी है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अल्फा बीटा एंड गामा रेज। 3 प्रकार की रेज होती है, अल्फा बीटा और गामा। 2 प्रॉपर्टी अल्फा की लिख दीजिए, 2 बीटा की और 2 गामा की। इससे ज्यादा आपने नहीं लिखना है। जीमान इफेक्ट क्या होता है, जीमान इफेक्ट जो है आपने एक्सप्लेन करना है, सिर्फ डेफिनेशन देनी कि क्या होता है और लिख देना है कि जीमान इफेक्ट जो है 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट और दूसरा होता है एनामोलस जीमान इफेक्ट। और डेफिनेशन लिख देनी है, बस इतना बताना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइन। सोडियम डी लाइन जो होती है उसका फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन मींस एक फिगर बना देना और हल्का सा बता देना है, बस इतना ही करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है उसका हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ क्या होता है। मींस सिर्फ आपने डेफिनेशन बतानी है कि हाफ लाइफ क्या होता है और एवरेज लाइफ
क्या होता है, आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इससे ज्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि वो शॉर्ट आंसर है, ऊपर से उसका वेटेज भी बहुत कम है, तो बहुत कम वेटेज के कारण आप सिर्फ 3 और 4 लाइन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये क्वेश्चन है लेजर की बुक से। पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है किस प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल में किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसमें 3-4 लाइन लिख देनी है कि इस सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होता है, मात्र 3 या 4 लाइन, 4 मैक्सिमम 4 लाइन लिख के इसको आपने बता देना है, सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग क्या होती है। कार्बन डेटिंग जो है आपके रेडियो एक्टिव डिके वाला जो यूनिट है वहां से लिया गया है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ लेजर एंड मेजर। लेजर की फुल फॉर्म पूछ सकता है, मेजर की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। बच्चों को ये तो पता होता है कि लेजर क्या करती है, मेजर क्या करती है, लेकिन बात अगर डेफिनेशन की आती है, बात अगर इसकी फुल फॉर्म की आती है, तो फुल फॉर्म पता नहीं होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए लेजर क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लारमोर प्रेसिशन। लारमोर प्रेसिशन से आप क्या समझते हैं, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के जाना है। तो ये थे 13 क्वेश्चंस जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन जो है सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ के जानी है, ज्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना है। बाकी के बच्चे हुए 7 क्वेश्चन अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो 13 क्वेश्चन जो है हम शॉर्ट डिस्कस कर चुके हैं। आगे 14वां क्वेश्चन है आपका शॉर्ट का, गिव फॉर्मूला फॉर रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है लाइक H2O2 ये सब कैसे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ऐसे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है। सिर्फ फॉर्मूला याद करना और लिख देना है, बाकी कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में क्या डिफरेंस होता है और फ्यूजन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किसमें न्यूक्लियस एक से टूट के 2 में हो जाता है और किसमें 2 से 1 में हो जाता है, वो आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर फिजन की डेफिनेशन पढ़ के जाओगे और फ्यूजन की पढ़ के जाओगे, आपका इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एनामोलस जीमन इफेक्ट। नॉर्मल और एनामोलस जीमन इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, मैंने थोड़े पहले बताया था। डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि जीमान इफेक्ट बताओ, और ये भी पूछ सकता है कि नॉर्मल और एनामोलस जीमन इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो नॉर्मल एनामोलस जीमन इफेक्ट में क्या होता है, एक लाइन जो है 3 में स्प्लिट होती है और इसमें एनामोलस में मोर देन होती है। बाकी आप अपने बुक से देख लेना, सिर्फ 2 पॉइंट आप इसकी याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, इसके सिर्फ डेफिनेशन और इसका एक फॉर्मूला लिख के आओगे, 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। हमें पता है कि न्यूक्लियस की अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, डेंसिटी के बेस पे, मास के बेस पे, साइज के बेस पे एंड सो अदर मैनी प्रॉपर्टीज। आप सिर्फ 2 प्रॉपर्टी इसकी याद करके जाओगे वहां, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का अगर पूछता है तो 2 प्रॉपर्टी आप लिख के आओगे, ना कि 4 ना कि 3। तो 2 प्रॉपर्टी पढ़ के जाओगे कि न्यूक्लियस की 2 प्रॉपर्टी क्या है। वैसे तो इसका जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की, आप ध्यान रख सकते हैं, वो होता है R = R0 A⁻⁴ ठीक। और इसकी जो डेंसिटी होती है ρ होता है 10⁻17 kg/m³। बाकी आप अपने बुक से मॉडल जो भी है उसे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 राइट सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला डायरेक्ट आपको लिखने के लिए आ सकता है 2 नंबर में, आपको याद होना चाहिए। सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 3-4 एनर्जी लाइक पेयरिंग एनर्जी, कूलम्बियन एनर्जी, असिमेट्रिक एनर्जी एंड सो ऑन। आप अपनी बुक के से 2-3 बार 5-6 बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करो, तब जाके सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला आपको याद होगा। सिर्फ याद करना है, बाकी इसके बारे में कुछ लिखना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शॉर्ट आंसर, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इज 6563 एंगस्ट्रॉम। बार्मर सीरीज की जो वेवलेंथ है वो 6563 एंगस्ट्रॉम है। तो इसका रिडबर्ग कांस्टेंट फाइंड करना है। तो यदि आपको किसी भी सीरीज की, यहाँ तो बार्मर दिया हुआ है, लाइमन दे सकता है, वो पास्चन दे सकता है, ब्रैकेट दे सकता है, फुंड दे सकता है, 5 तरह की सीरीज होती है। तो उसकी यदि वेवलेंथ यदि आपको गिवन है और रिडबर्ग कांस्टेंट निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/λ = RH। RH होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। ब्रैकेट में यदि बार्मर सीरीज तो बार्मर के लिए यहाँ 2² होता है, लाइमन होता है तो 1² होता है। ठीक है, इस तरह से ये होता है -1/n², और n की वैल्यू क्या होगी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको किसी भी हालत में पढ़ के जाने हैं।
इसके अलावा आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये 20 आपने करके जाने हैं। यदि आप ये 20 करके जाते हैं तो 7 क्वेश्चन आपके इसी में से पक्के हो जाने हैं। इस बात की 80% गारंटी मैं देता हूँ। 20% का कुछ कह नहीं सकते कि एक आधा क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाए जो इसमें आपका कवर नहीं हो रहा होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी के 6 तो कवर हो रहे हैं ना। तो इसलिए आपको ये 20 पढ़ के जाना है। और कैसे पढ़ के जाना है, ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ इसकी डेफिनेशन और एक फॉर्मूला याद करके जाना है, इतना आपने करना है। और एक कोई बेसिक ज्यादा बर्डन भी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 3-4 लाइन में से याद करना है, ना कि कोई 2-2.5 पेज में याद करना है। तो शॉर्ट आंसर आपके लिए बहुत आसान है और ये आप सब करके जाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर की। क्लास अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग आंसर्स की। जो आपको पता है कि आपके एग्जाम में टोटल आपको 8 क्वेश्चन वहां रिसीव होंगे और 8 में से आपको जो है कोई से भी 5 जो आपको आते हैं उसको करने की आपको चॉइस है और बाकी 3 छोड़ने हैं। और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का और बाकी 5 क्वेश्चन टोटल 20 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर का पार्ट है। मैंने आपके लिए टोटल 10 क्वेश्चन ढूंढ के रखे हैं, क्योंकि आपको 5 करने हैं ना वहाँ, तो आपको 10 पढ़ के जाने हैं कम से कम। जब आप 10 पढ़ के जाओगे तो 5 आपके निश्चित रूप से वहाँ के हो जाएंगे। आपको जो मैं 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे बाहर मैं समझता हूँ कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आप एक 10 अच्छे से करके जाओ और एग्जाम में 5 करके आ जाओ, पूरा पेपर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन बोर मॉडल ऑफ एटम। आपके सिलेबस में थॉमसन भी है, रदरफोर्ड भी है, लेकिन वो दोनों मॉडल फेल हो गए थे। उसकी पूछने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में 90% नहीं है। प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछने की है बोर मॉडल जो है सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए हर साल पूछता है। तो एक्सप्लेन बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल जो है मतलब क्या क्या जो कमियां थी रदरफोर्ड में, वो बोर ने कैसे दूर करी, क्या उसने अपनी हाइपोथेसिस दी, वो आपको थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट। आगे पूछ रहा है वो डिराइव फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो बोर ने वेवलेंथ निकाली थी, उसके लिए मुझे वो फॉर्मूला डिराइव करना है, वो आपने करना है, तब जाके 4 नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमान इफेक्ट। अभी हमने नॉर्मल जीमान इफेक्ट का जिक्र शॉर्ट में भी किया है। जब आप शॉर्ट के लिए पढ़ लोगे तो लॉन्ग के लिए भी वो इतना पोर्शन का आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं शो हाउ यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चेंज E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कैसे जो है स्पेसिफिक चेंज जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके लिए जो है उस वैल्यू कैसे निकालोगे। इसका आंसर आपको बुक में या फिर आपको जो मॉडल पेपर है वहां से मिल जाएगा और आपने शायद प्रिपेयर किया भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। 2 तरह के मॉडल आपके सिलेबस में, एक तो है शेल मॉडल, दूसरा है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है उसके आधार पर आपने न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। बाइंडिंग एनर्जी मींस बांध के जो रखता है न्यूक्लियस को, उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और इसको जो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट मूसले लॉ ऑफ एक्स रेज। मूसले ने जो नियम दिया था एक्स रेज के लिए, उसको राइट करना है। राइट में सिर्फ लिखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और इसका फॉर्मूला में जो निकल के आता है रिजल्ट वो लिखना है। और आगे कह रहा है व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। मूसले ने जो अपना लॉ दिया था एक्सरेज के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाओगे, तब जाके आप 4 नंबर में करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हीलियम नियॉन गैस लेजर एंड डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ लेजर बीम। हीलियम आपके सिलेबस में 3 तरह के लेजर है, एक है रूबी लेजर, दूसरी है हीलियम नियॉन लेजर और तीसरी है सेमीकंडक्टर लेजर। तो हीलियम नियॉन लेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा वो, तो ये आपको पढ़ के जाना है। और साथ में वो कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ लेजर बीम के क्या एप्लीकेशन है, तो सभी को पता है लेजर बीम के सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर। मेडिकल फील्ड में किसी को कैंसर हो जाता है तो वहां क्या करते हैं, लेजर की किरणें तो गिराते हैं उसको सुखाने के लिए, उन सेल्स को डैमेज करने के लिए है। इसी तरह से किसी को पथरी हो जा रही है आजकल, जैसे स्टोन किसी को हो जा रहा है तो क्या कर रहे हैं वहां पे आजकल जो लेजर से ऑपरेशन हो रहा है, लेजर से हम लेजर लाइट उस पर गिरा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उस जो स्टोन है उसको तोड़ रहे हैं अपने आप के अंदर बिना किसी के ऑपरेट किए बिना। तो मेडिकल के लाइन में है, इंजीनियरिंग के लाइन में है, तो सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर, आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की इसमें क्या करना, आपको डेफिनेशन भी देनी है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करके भी दिखानी है और थोड़ा सा और बताना है, क्योंकि एक क्वेश्चन है 4 नंबर में। आगे इसमें पूछ रहा है व्हाट इज चेन रिएक्शन, एक्सप्लेन इन डिटेल। चेन रिएक्शन क्या होती है, थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एंड वर्किंग ऑफ जीएम काउंटर। जीएम काउंटर के नाम से ही पूछ सकता है वो, और इसको जिजर मिलर काउंटर, इसका पूरा नाम है जिजर मिलर काउंटर, इस नाम से ही पूछ सकता है। ये किस सिद्धांत पे और कैसे काम करता है, ये आपको आना चाहिए। इसकी पूछने के चांस भी 90% है।
करके जाना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रूबी लेजर इन डिटेल। मैंने कहा है 3 तरह के लेजर सिलेबस में है, रूबी लेजर है, हीलियम नियन गैस लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर है। आपको 2 लेजर तो एटलीस्ट पढ़ के जाना है, हीलियम नियन और रूबी लेजर, दोनों में से एक ने तो वहां 100% आना ही आना है। इन दोनों लेजर से एमसीक्यू भी आएगा, ये भी फिक्स है, 2 एमसीक्यू आ सकते हैं इन लेजर से, और क्वेश्चन एक आ सकता है, हीलियम नियन पूछ सकता है या फिर रूबी पूछ लेगा, दोनों पढ़ के जाना है, सेमीकंडक्टर को छोड़ो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों को मिला के वो 4 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है कि आप एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन से क्या समझते हो। तो क्या समझते हो, इसके लिए आपको एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और स्टिमुलेटेड एमिशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लिख के याद आओगे, 4 नंबर का क्वेश्चन ये पूरा हो जाएगा। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन थे लॉन्ग में, आपको एग्जाम में 5 करके आने हैं, लेकिन आप 10 पढ़ के जाओगे, 10 जब पढ़ के जाओगे तभी वहां 5 कर पाओगे। तो ये थोड़ा, इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत का काम है नहीं, 3-3 4-4 लाइन पढ़नी है और लिख के आ जाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत इसलिए करना है क्योंकि ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर का यदि उसका वेटेज है, थोड़ा सा आपको उसमें कॉपी में लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को कि हाँ मैंने लिखा है 2-2.5 पेज, तो मैं डिजर्व करता हूँ 4 नंबर के लिए। अब थोड़े से मैंने एमसीक्यू भी आपके लिए डिक्टेट किए, ज्यादा नहीं किए क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन थोड़े से डिक्टेट जो मैंने किए वो थोड़ा आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूंगा। हाँ तो क्लास, ये जो वीडियो था मैन जो है आपके थियोरेटिकल पर्पज से था सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैंने सुबह के टाइम में जल्दी उठ गया था तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, थोड़े से मैंने ये एमसीक्यू डिक्टेट किए हैं, 10 एमसीक्यू। लेकिन आपको एमसीक्यू जो है बहुत सारे पढ़ के जाने हैं क्योंकि 16 नंबर का सवाल है और इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं डिक्टेट कर सकूँ उन चीज़ों को। तो मुझे सुबह थोड़ा सा टाइम था तो मैंने जो डिक्टेट किया ये तो पढ़ के जाना ही है, लेकिन इसके अलावा आपको जो है एमसीक्यू और भी अपने अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे एमसीक्यू पढ़ के जाना है। हाँ, रही बात सेक्शन बी और सी की, तो सेक्शन बी में जितना मैंने 20 क्वेश्चन लिखे हैं वही पढ़ के जाना, उससे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 20 में से 7 तो कोई आ ही जाएंगे वहां से। और रही बात सेक्शन सी की, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, 5 क्वेश्चन आराम से आपके बन जाएंगे। लेकिन सेक्शन ए की अगर बात करें तो सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू इसके अलावा भी 50-60 एमसीक्यू और पढ़ के आपको जाने पड़ेंगे। पहला एमसीक्यू है, मुझे कुछ खास लगे इसमें से, क्या पता 2-3 आपके पक्के हो जाए, 3 भी पक्के हो जाते तो 3 पक्के में 3 नंबर आपके सीधे सीधे मिल जा रहे हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज। कोई भी शेल होती है, उस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने आंसर जो है ब्रैकेट के फॉर्म में लिखे हैं, हर क्वेश्चन का आंसर जो है ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका आंसर है 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शेल में वो होते हैं 2n²। दूसरा क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन इज। बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल ई स्मॉल एच अपॉन 4πm। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, ये वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन पूछेगा एमसीक्यू में। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन स्पेस इज नोन एज। स्पेस में जो हम एटम्स का ओरिएंटेशन जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम, इसका आंसर है स्पेस क्वांटाइजेशन। इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, स्पेस क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन इज। स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है या कैसा होता है। तो ये होता है वीक, आंसर है वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन स्प्लिटिंग इज 0-4। स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन जो है किसके लिए 0 होती है, ये 0 होती है एस टर्म के लिए। मे बी ये पूछ ले एमसीक्यू में, कुछ नहीं कह सकते हैं, पेपर मैंने तो नहीं बनाया है, लेकिन मैं अपना जो मेरा अपना अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नॉर्मल जीमैन इफेक्ट अ सिंगलेट स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इनटू। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में एक सिंगल लाइन कितने में ब्रेक होती है। तो मैं बता दूं नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में एक सिंगल लाइन जो है 3 लाइन में टूटती है। तो इसका आंसर है ट्रिपलेट, याद रखना आपको, मे बी ये भी पूछ रहे एग्जाम में। एलएस कपलिंग होल्ड फोर। एलएस कपलिंग जो है किसके लिए लगती है या किसके लिए होती है या किस पे लागू होती है, ये होती है लाइट एटम्स के लिए। इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है कि एलएस कपलिंग जो है किस पे होल्ड करती है। तो आपने कहा लाइट एटम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज वीक बी हैव। जब स्पिन और ऑर्बिट की कपलिंग वीक होती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपकी क्या होती है, एलएस कपलिंग होती है। तो आंसर इज एलएस कपलिंग। आंसर एलएस कपलिंग कब है, जब स्पिन और ऑर्बिट का इंटरेक्शन वीक होता है, उस केस में एलएस कपलिंग होती है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मूसले लॉ इज, वो दे देगा मूसले लॉ क्या है और 4 ऑप्शन दे देगा एबीसीडी करके। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है।
अंडर रूट वी इज इक्वल टू स्मॉल ए ब्रैकेट में जेड माइनस के बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एमसीक्यू, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड इन। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है किसमें ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो ये 10 एमसीक्यू थे जो मैंने सुबह डिक्टेट किया था, शाम को टाइम मिला नहीं, 6 बजे हम आए हैं वहां से फ्री होके, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस का भी हम वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जिनके चांस लगते हैं आने के लिए, एक तो है बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू भी पूछ सकता है एमसीक्यू में। दूसरा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होता है, वीक होता है स्ट्रॉन्ग होता है, तो वीक होता है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। दूसरा एलएस कपलिंग से एक क्वेश्चन 100% आएगा वहां। एलएस कपलिंग जो है किसके लिए होल्ड होती है, लाइट एटम्स के लिए होल्ड होती है। या फिर ऐसे पूछ सकता है वो एलएस कपलिंग में कि जब स्पिन और ऑर्बिट का इंटरेक्शन वीक होता है तो वहां क्या होती है, एलएस कपलिंग होती है, ये भी पूछ सकता है। और एक ये पूछ सकता है कि मूसले लॉ क्या है, तो मूसले लॉ का आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। और एक क्वेश्चन जो है वो लेजर से जरूर पूछेगा, तो लेजर के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो आपने पढ़ के जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने हीलियम नियन, रूबी लेजर और इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर लेजर, तीनों के बारे में जितने भी एमसीक्यू आपने कहीं से देखे हैं, मॉडल से, बुक से पढ़ के जाओ, एक क्वेश्चन में जरूर आएगा। और 3 क्वेश्चन तो यहाँ से भी आराम से आ जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जिस तरह से आपका क्वांटम फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा रहा, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी का जो है सेकंड पेपर जो मॉडर्न फिजिक्स है, ये भी आपके अनुकूल हो, आपके अनुसार हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।